तो कितना जूल हीट निकलेगा? 3x जूल निकलेगा ना बे। ज़्यादा एसिड और बेस मिलाएंगे तो ज़्यादा हीट निकलेगा। ठीक है, कितना ज़्यादा हीट निकलेगा? 3 टाइम। ठीक है, अभी ये जो x जूल है वो होगा किसके बराबर? ms डेल्टा t के बराबर, यही होगा। और डेल्टा t कितना दे रखा है? 1। और 1 m कितना दे रखा है? m 10। टोटल वॉल्यूम कितना है? 20। और डेंसिटी कितनी है? d मान लो। ठीक है, तो डेंसिटी d मान लियो और इनटू s, यही आएगा। अरे यही आएगा ना। और इसके लिए जो आएगा आंसर वो आएगा, इसका टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 60 इंटू क्या? d इंटू s इंटू डेल्टा टी। दोनों को डिवाइड कर दो और डेल्टा टी की वैल्यू निकालोगे, ये भी 1 ही आएगा। करके देखो, आ रहा है? डिवाइड करके देख कितना आ रहा है। x और s कट जाएगा। हीट रिलीज अगर 3 टाइम्स हो रही है तो जिसका टेम्परेचर बढ़ाना है उसका वॉल्यूम भी तो 3 टाइम्स हो गया। तो टेम्परेचर में इंक्रीज कितना होगा? उतना ही होगा। इसलिए मान लो कि 1 लीटर पानी है और उसको 1 जूल हीट दिया, तो उसके टेम्परेचर में इंक्रीज हुआ 1 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अगर 10 लीटर पानी होगा और उसको 10 जूल हीट देंगे तो टेम्परेचर में इंक्रीज कितना होगा? क्यों भाई? 10 एक ही होगा। ठीक है, इसलिए ऐसे कर सकते हो। 5 मशीनें हैं किसी चीज़ की और 5 मिनट में 5 प्रोडक्ट बनाती हैं, तो 10 मशीनें 10 मिनट में कितना प्रोडक्ट बनाएंगी? सिंपल मैथ्स। ठीक है, लिखो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन की जो डेफिनेशन है वो कुछ किताबों में गलत दे रखी है ना। एनसीईआरटी में जो डेफिनेशन दे रखा है वो सही दे रखा है। ठीक है, हालांकि जो पुरानी एनसीईआरटी है 4-5 साल पहले वाली, अगर किसी के पास होगी, अगर कोई बड़े भाई बहन प्रिपरेशन कर रहे होंगे और वहाँ से निकालोगे, तो एनसीईआरटी में भी इसकी डेफिनेशन गलत दे रखी थी पहले, जो कि अभी थोड़ा करेक्ट कर दिया है, तो उसको सही करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यही डेफिनेशन है। डेफिनेशन ये है कि कोई भी सब्सटेंस है 1 मोल, उसको उसके एटम्स में कन्वर्ट कर दे तो जो एंथैल्पी चेंज होगा उसको हम क्या बोलेंगे? एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। गैसियस एटम में कन्वर्ट करना। ठीक है, जैसे छापे कि नहीं छापे? जल्दी छाप। तू देख नहीं रही है क्या क्या बचा हुआ है? कितने दिन में चाहते हो खत्म करना? आज हो जाना चाहिए। नहीं, वो पता नहीं, देखते देखते। अरे हाँ भाई, मालूम है। सही से काम करोगे तो आज हो जाएगा, नहीं तो फिर अगली क्लास में जाएगा। आज फ्राइडे है, कल कल हो जाएगा, नहीं तो। अरे हाँ यार, बढ़ा रहे हैं तो। हो जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो डिपेंड करता है। मैंने कहा ना, सिलेबस मेरे हाथ में नहीं है, तुम्हारे हाथ में है। जल्दी जल्दी क्वेश्चन करोगे
तो जल्दी जल्दी सिलेबस होगा, धीरे धीरे क्वेश्चन करोगे तो धीरे धीरे होगा, और क्वेश्चन नहीं करोगे तो फिर खत्म है सिलेबस। क्या कह रहे हो? हाँ, टेस्ट में इक्विलिब्रियम आ रहा है, मैंने बात किया है, देखते हैं उसमें कुछ किया जा सकता है नहीं, है ना। और अगर ऐसा होता है, अगर नहीं हो पाता है कुछ टेस्ट के इक्विलिब्रियम में, तो जितना आएगा उतना कर देना, ठीक है। अभी तो यही किया जा सकता है। हाँ हाँ, इक्विलिब्रियम का मतलब दोनों। पर जैसा कि मैंने कहा, टेस्ट के लिए पढ़ाई नहीं करनी है, एग्ज़ाम के लिए पढ़ाई करनी है। तो हाँ, तुम चाहो तो टेस्ट की तैयारी कर सकते हो। कुछ लोग हो सकता है ऐसे, अभी कुछ लोग कम हो गए, तो हो सकता है वो अभी से 2 दिन पहले से टेस्ट की तैयारी कर रहे हो, अच्छी बात है। तो टेस्ट में बढ़िया नंबर आएंगे, है ना। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे हाइड्रोजन गैस है, इसको हाइड्रोजन एटम्स ऑफ गैस में कन्वर्ट किया जाए, इस रिएक्शन की एंथैल्पी को अपन क्या बोलेंगे? एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। जैसे मीथेन गैस है, कोई भी गैस ले लो, मीथेन गैस ले लो, और इसको गैसियस एटम में कन्वर्ट करना है, तो ये आएगा कार्बन गैस प्लस कितने हाइड्रोजन गैस बनेंगे? 4 हाइड्रोजन गैस। तो ये जो एंथैल्पी होगी, ये जो रिएक्शन होगी, वो किस रिएक्शन के एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन बताएगा? मीथेन, ठीक है। अगर यहाँ पे इथेन लिखा होता है, इथेन, तो यहाँ पे क्या बनेगा? 2 टाइम्स ऑफ कार्बन गैस प्लस 6 टाइम्स ऑफ हाइड्रोजन गैस, ये बनेगा एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ऑफ इथेन। इवन अगर कोई सॉलिड है, ग्रेफाइट, इसको कार्बन गैस में कन्वर्ट करते हैं, तो ये जो प्रोसेस होता है, इसको हम एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ऑफ ग्रेफाइट बोले। हाँ, जो पुरानी डेफिनेशन है वो ये कहता है कि 1 मोल हाइड्रोजन, 1 मोल एटम बनाने में जो एंथैल्पी चेंज होता है, उसको हम एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन बोले। तो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ऑफ हाइड्रोजन, नई वाली डेफिनेशन के हिसाब से, जो मैंने डेफिनेशन लिखवा रखी है, वो ये है कि 1 मोल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल लें और उसको गैस में कन्वर्ट करें, एटॉमिक गैस में। मतलब 1 मोल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल लिया और उससे 2 मोल हाइड्रोजन एटम बनाए, तो उस प्रोसेस में जो एंथैल्पी चेंज होगा उसको हम एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन बोलेंगे, नई वाली डेफिनेशन के हिसाब से। पुरानी डेफिनेशन ये कहती है कि 1 मोल हाइड्रोजन एटम को बनाने में जितना एंथैल्पी चेंज होगा, अब 1 मोल हाइड्रोजन एटम बनाने के लिए कितना मोल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल लेना पड़ेगा? आधा मोल। आधा मोल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल लिए उसको एटम में कन्वर्ट करने में जो एंथैल्पी चेंज होगा, उसको हम एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ऑफ हाइड्रोजन बोलेंगे, जो कि गलत, ठीक है। तो ये वाला जो डेफिनेशन है वो गलत है। और कुछ किताबें जो कि एनसीईआरटी फॉलो करती हैं ब्लाइंडली, वो पुरानी वाली एनसीईआरटी को छाप दिए हैं, और एनसीईआरटी में सही करने के बावजूद भी अपना सही नहीं किया, ठीक है। तो अगर कहीं किताब में ऐसा दिख जाता है तो उसको करेक्ट कर लेना वहाँ पे, ठीक है, उसको जलाना नहीं, एक गलती के लिए जलाना सही नहीं है, ठीक है ना भैया? क्या आजकल ये प्राणी नहीं आ रहा है यहाँ बैठता है, जो नॉन इंसान टाइप का? हाँ, अच्छा, उसकी भी तबीयत खराब होती है। लिखो एक छोटा सा क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन फिर से वैसे ही होंगे जैसे कि बाकी सारे क्वेश्चन होते हैं। जो भी यहाँ इंग्लिश में लिखा है उसको केमिस्ट्री में कन्वर्ट करो, अपने आप वो जो जो आंसर है वो आ जाएगा, ठीक है।
बाइक गया था हेलीकॉप्टर गया था? बाइक गया था। ऐसे लोग पता नहीं कौन से इल्यूजन में रहते हैं, उनको लगता है कि ऐसे बाइक चलाएंगे हूँ करते, बढ़िया स्टंट करेंगे, मज़ा आ जाएगा, सब लोग इम्प्रेस हो जाएंगे। और ये नहीं जानते हैं कि इसकी वजह से उनकी मम्मी को कितनी हिचकी आती होगी। कितने लोग कुछ ना कुछ आंसर निकाल ले इसका? अरे जल्दी करो यार। यहाँ जो इंग्लिश में लिखा है, क्या उसको केमिस्ट्री में कन्वर्ट कर सकते हो या नहीं कर सकते हो? कर लोगे? जल्दी करो। कितने लोग कुछ ना कुछ आंसर निकाल लिए? इधर देखो, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ऑफ ग्रेफाइट की वैल्यू कितनी दे रखी है? क्या वो रिएक्शन लिख सकते हो जो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ऑफ ग्रेफाइट रिप्रेजेंट करता हो? तो ग्रेफाइट इज इक्वल टू यहाँ पे कितना लिखोगे? कार्बन गैस। ये इस रिएक्शन का एंथैल्पी कितना दे रखा है? एक्स। अगला एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन किसका दे रखा है? हाइड्रोजन। तो यहाँ हाफ H2 लिखोगे कि H2 लिखोगे? 2 गैस। इस रिएक्शन का एंथैल्पी कितना होगा? Y कि 2Y पे Y। और मीथेन गैस से कार्बन गैस और 4 हाइड्रोजन गैस, ये बनाने में जो एंथैल्पी आती है वो कितना आता है? Z। इन तीनों रिएक्शन को मिला के अपने को ये वाली रिएक्शन बनानी, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ऑफ ग्रेफाइट प्लस 2 हाइड्रोजन इज इक्वल टू मीथेन। यही तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन है, यही रिएक्शन ना? क्या इन तीनों रिएक्शन को मिला के ये वाली रिएक्शन बना सकते हो? कैसे वे? इस वाले में किससे मल्टीप्लाई करोगे? 1। इस वाले में किससे मल्टीप्लाई करोगे? हाँ, यहाँ 2 हाइड्रोजन चाहिए तो 2 से मल्टीप्लाई करो। और इस वाले में किससे मल्टीप्लाई करोगे? ये मीथेन उधर चाहिए तो यहाँ -1 से मल्टीप्लाई करो और ऐड करके देखो, यही बनेगा। बन रहा है? एक बार ऐड करके देख लेना, कभी कभी नहीं बनता, ठीक है? तो वहाँ पे मतलब देख लेना चाहिए, यहाँ बनेगा तो ये वाली रिएक्शन बन जाएगी। तो यहाँ जो एंथैल्पी आएगा वो आएगा x + 2y - z। दिख रहा है ना?
ये कितने लोग अपने मन से सही से निकाल पाए थे? बहुत ही कम। तुम लोग नहीं निकाले पे? थोड़ा सा गलत कर देना है। और कितने लोग थोड़ा सा गलत किए इसमें? जस्ट उल्टा निकाल दिया। ये थोड़ा सा गलत होता है। ऐसे कर सकते हो, एक फॉर्मूला होता है, जो एंथैल्पी ऑफ कोई भी रिएक्शन है वो होगा सम ऑफ एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ऑफ रिएक्टेंट माइनस सम ऑफ एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट। पर मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा कि इस फॉर्मूले को यूज मत कर, ठीक है? क्यों बे? एग्जाम में तुम्हें याद ही नहीं रहेगा कि प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट घटाना है कि रिएक्टेंट में से प्रोडक्ट, क्योंकि ऐसी बहुत सारे फॉर्मूले लिखवाए होंगे मैंने, याद है कि नहीं बे? और उसमें कहीं कहीं पे रिएक्टेंट में से प्रोडक्ट को घटाते हैं और कहीं कहीं में से प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट, और ये याद रख पाना थोड़ा सा मुश्किल काम है। मुझे खुद याद नहीं रहता, मैं तो अभी देख के बकती हूँ इसमें से। कितने लोगों को फॉर्मूला पता था? फॉर्मूला नहीं पता था? ठीक है। कुछ लोग इसमें रहते हैं, फॉर्मूले को ऐसा बॉक्स बना के लिख देते हैं कहीं भाग ना जाए, है ना? वो नहीं करना। लिखो अगला, एंथैल्पी। एंथैल्पी ऑफ, अरे वो एटमाइजेशन क्यों लिखा हुआ? तीन एंथैल्पी एक साथ पढ़ा रहे हैं, एंथैल्पी ऑफ लैटिस, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन और एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। सबकी डेफिनेशन लिखी हुई है और सारे डेफिनेशन के बीच में अपनी श्रद्धा अनुसार 2-3 लाइन छोड़ देना, जैसे इसमें भी छोड़ा हुआ है तो तुम भी छोड़ देना। तो लैटिस को तोड़ने में एनर्जी एब्जॉर्ब होती है कि रिलीज होती है? कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तोड़ना होगा तो उसमें एनर्जी एब्जॉर्ब ही होगी। लैटिस तोड़ने में भी एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, और लैटिस के बनने में एनर्जी एब्जॉर्ब होगी कि रिलीज होगी बे? रिलीज हो। तो लैटिस तोड़ने में जो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है या लैटिस बनने में जो एनर्जी रिलीज होती है, उन दोनों को ही अपन क्या बोलते हैं? लैटिस एनर्जी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लैटिस एनर्जी। पर लैटिस एंथैल्पी क्या होती है? अगर किसी लैटिस को तोड़ने में जो एंथैल्पी चेंज होती है उसको अपन क्या बोलेंगे? लैटिस एंथैल्पी, ठीक है? अच्छा, तो अगर लैटिस को तोड़ने में ज़्यादा एनर्जी लग रही है तो लैटिस स्ट्रांग है या वीक है बे? स्ट्रांग होगा, मतलब उसको तोड़ना आसान होगा कि मुश्किल होगा? लैटिस एनर्जी बढ़ेगी तो लैटिस की स्ट्रेंथ क्या होगी? बढ़ेगी, ठीक है? एग्जाम्पल में लिख सकते हैं, कोई भी आयनिक लैटिस ले लो, सोडियम क्लोराइड सबसे बढ़िया तो यही लगता है। इसको सोडियम गैस और क्लोरीन गैस में कन्वर्ट करें, सोडियम आयन गैस और क्लोराइड आयन गैस में कन्वर्ट करें, तो इस प्रोसेस की जो एंथैल्पी होगी उसको एंथैल्पी ऑफ लैटिस ऑफ NaCl बोलेंगे। ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा बे? ये वैल्यू पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव होगी? पॉजिटिव, ठीक है? कभी कभी एग्जाम में एंथैल्पी ऑफ लैटिस जो होता है वो नेगेटिव दिया रहता है। मैं तुम्हें बताऊं, अगर एंथैल्पी ऑफ लैटिस नेगेटिव दिया है इसका मतलब है कि वो दूसरी डेफिनेशन फॉलो कर रहे हैं, मतलब लैटिस को बनने में जो एंथैल्पी चेंज होता है उसको हम लैटिस एंथैल्पी बोलेंगे, और ऐसे में जो लैटिस एंथैल्पी है वो नेगेटिव आ जाएगी, ठीक है? पर जो वैल्यू है, जो मॉड वैल्यू है ना, वो दोनों की सेम रहेगी हमेशा। समझ में आ रहा है क्या बकवास कर रहे हैं? एक बार और रिपीट कर रहे हैं, लैटिस बनने में ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है या लैटिस तोड़ने में ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब होगी? दोनों में ही इक्वल एनर्जी रिलीज या एब्जॉर्ब होगी, क्योंकि लैटिस तोड़ने में जितनी एनर्जी लगेगी लैटिस बनने में उतनी एनर्जी, सॉरी, लैटिस तोड़ने में जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब होगी लैटिस बनाने में उतनी एनर्जी क्या होगी? रिलीज होगी। तो
एंथैल्पी ऑफ लैटिस की अगर ये वाली डेफिनेशन लिखते हैं जो मैंने लिखा है, कौन सी डेफिनेशन पे, लैटिस तोड़ने वाली या लैटिस बनने वाली? तोड़ने वाली। इस प्रोसेस में एनर्जी एब्जॉर्ब होगी कि रिलीज? एब्जॉर्ब। प्रोसेस एक्सोथर्मिक होगा कि एंडोथर्मिक? डेल्टा एच पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव? पॉजिटिव आएगा, तो डेल्टा एच इसका पॉजिटिव ही आएगा अगर ये डेफिनेशन फॉलो करते। पर कुछ किताबें उल्टी डेफिनेशन भी फॉलो करती हैं। कौन सही है? दोनों ही सही है। तो उसमें ये डेफिनेशन लिखा रहता है कि लैटिस बनने में जो एंथैल्पी चेंज होता है उसको हम लैटिस एंथैल्पी बोलते हैं। तो अगर लैटिस बन रहा होगा तो उस प्रोसेस में एनर्जी एब्जॉर्ब होगी या रिलीज? रिलीज। तो डेल्टा एच पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव है? नेगेटिव आ जाएगा। पर वैल्यू क्या रहेगी, बढ़ेगी घटेगी? वैल्यू वही रहेगी। ठीक है, तो ज़्यादा चिंता मत करना, इस डेफिनेशन के हिसाब से लैटिस एंथैल्पी पॉजिटिव हो। ठीक है, एग्जाम में अगर नेगेटिव आता है तो तुम अपने मन से समझ लेना कि जो उल्टी वाली डेफिनेशन है उसको फॉलो किया गया। ठीक, ये समझ में आ रहा है? अगला प्रोसेस है हाइड्रेशन। एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन क्या होता है, कोई बता सकता है? हाइड्रेशन और हाइड्रोलिसिस में क्या डिफरेंस होता है? कोई भी बता सकता है स्पेलिंग छोड़ के? पानी का टूटना? कौन बताएगा? हाथ उठाओ, भीड़ में से नहीं बोलना। हाइड्रेशन में वाटर का एडिशन होता है और हाइड्रोलिसिस में वाटर का रिमूवल होता है। नहीं, तो डिहाइड्रेशन में क्या होता है? डिफरेंस बताने के लिए तुम्हें दोनों बताना होगा, एक को बताने से डिफरेंस नहीं पता चलेगा। और हाइड्रोलिसिस तो डिफरेंस कैसे बता रहा है फिर? बैठ जा, हाइड्रेशन की डेफिनेशन तो यहीं लिखा हुआ है, बैठ जा। कोई ऐसा है जो हाइड्रेशन और हाइड्रोलिसिस में डिफरेंस बता सकता है? कोई भी जिसको थोड़ा बहुत भी आइडिया हो? बड़ी अजीब बात है, मतलब कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। हाइड्रेशन में क्या होता है, जब किसी आयनिक कंपाउंड को पानी में डालते हैं तो वो अपने आयंस में टूट जाता है। ठीक है, सॉरी जो भी प्लस और माइनस वाला फॉर्म है, जैसे NaCl को पानी में डालो तो ये क्या बनाता है? ये बनाता है कि नहीं बनाता है? अरे ये पढ़े हो रिएक्शन या नहीं पढ़े हो? कहाँ पढ़ लिए हो? ऐसी कोई रिएक्शन नहीं होती। ऐसी रिएक्शन कैसे हो सकती है कि नमक में पानी डालें और एसिड और बेस बन रहा? ऐसा अगर होता तो खाने में नमक और पानी दोनों पड़ता है। बनाते टाइम नमक पानी, खाते टाइम एसिड और बेस। थोड़ा अगर नॉलेज नहीं है तो कॉमन सेंस लगा लो। अच्छा वो भी तो, ये कोई रिएक्शन नहीं होती। ठीक है, एक्चुअली में क्या होता है, Na प्लस टूटता है, एक्वस बनता है, और Cl माइनस एक्वस बनता है। ठीक है, सोडियम प्लस एक्वस और OH Cl माइनस एक्वस, इसी का फॉर्मेशन होता है जब आयंस में टूट जाते हैं। और ये जो आयन है इन सभी के चारों तरफ वाटर के मॉलिक्यूल इसको ऐसा घेर लेते। ठीक है, इस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं? हाइड्रेशन। ठीक है, वैसे ही जो Cl माइनस होगा, जो नेगेटिव चार्ज होगा, उसको वाटर के मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के साइड से घेर लेगा। ठीक है, तो हाइड्रोजन पे थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ नेगेटिव चार्ज है, तो इसके बीच में क्या होगा? हल्का हल्का इंटरेक्शन हो। और जो पॉजिटिव चार्ज होगा उसमें ऑक्सीजन पे थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज होगा, तो यहाँ हल्का हल्का इंटरेक्शन होगा। ये जो इंटरेक्शन है, इस इंटरेक्शन को हम लोग आयन डाइपोल इंटरेक्शन बोलते हैं। कौन सा इंटरेक्शन? एक आयन का एक डाइपोल के साथ इंटरेक्शन। ठीक है, और ये जो प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं? हाइड्रेशन बोलते हैं। लेकिन अगर कोई कंपाउंड है जिसको पानी में डालें
और वो उससे रिएक्ट कर जाए। ठीक है, पानी में डालने से अगर पानी के साथ रिएक्शन हो जा रही है उस प्रोसेस को अपन क्या बोलेंगे? हाइड्रेशन। समझ में आ रही है बात? सॉरी, हाइड्रोलिसिस। उसको क्या बोलेंगे? हाइड्रोलिसिस। अगर पानी में डालने से आयंस में खाली टूट जा रहा है तो इस प्रोसेस को हाइड्रेशन बोलते हैं, और पानी में डालने से अगर रिएक्शन हो जा रही है तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? हाइड्रोलिसिस। दोनों में ही पानी लगता है, तो हाइड्रेशन और हाइड्रोलिसिस में जो सिमिलरिटी है वो ये है कि दोनों में पानी यूज़ होता है, और डिफरेंस है कि हाइड्रेशन में कोई रिएक्शन नहीं होती है, बस आयन सेपरेट हो जाता है। ठीक है, आयन सेपरेट हो जाता है, और हाइड्रोलिसिस में उसके साथ रिएक्शन हो जाता है। ठीक है, जनरली जो जो आयनिक कंपाउंड है उनका हाइड्रेशन होता है, और जो कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं उनका क्या होता है? हाइड्रोलिसिस होता है। ठीक है, तो जैसे अगर इसकी जगह पे मैंने ये लिया रहता LiCl और इसमें पानी डालते तो ऐसे में LiOH और HCl का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो ये वाला जो रिएक्शन है ये कौन सी रिएक्शन है? हाइड्रोलिसिस। और ऊपर वाली कौन सी रिएक्शन है? हाइड्रेशन। ठीक है, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि NaCl आयनिक कंपाउंड है और LiCl कोवेलेंट कंपाउंड है। अब तुम कहोगे सर दोनों एक दूसरे के ऊपर, ये लिथियम के जस्ट नीचे ही तो सोडियम होता है ना भाई? तो ये कोवेलेंट और ये आयनिक कैसे हो गया? इस बारे में पढ़ेंगे अपन केमिकल बॉन्डिंग में, बताएंगे कि आयनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड क्या होते हैं। आई होप तुम लोग आयनिक कोवेलेंट बॉन्ड पढ़े होगे ना भाई? शक्ल देख के लग नहीं रहा है कि पढ़ के आए। तो लोग 12th पास हो ना? अपने से पास किए हो? आयनिक कोवेलेंट तो 9th-10th में पढ़ाया जाता है। अच्छा, 9th-10th में कोविड में था। 9th-10th तुम लोग का कोविड में निकला है कि 11th? अच्छा, 10th भी कोविड में निकला है। फर्स्ट वेव निकली होगी 10th में और सेकेंड वेव निकला होगा 11th में, थर्ड वेव 12th में। थर्ड वेव आई ही नहीं। कुछ तो इसमें बैठे होंगे 4th वेव का इंतजार कर रहे होंगे कि आ जाए, नीटे कैंसिल हो जाए। खैर, तो कोई बात नहीं, जब मैं केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाऊंगा तो ये वहाँ पे बताया जाएगा। ठीक है, कि आयनिक बॉन्ड क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, उनकी अलग अलग प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, सब बताया जाएगा। पर फिलहाल के लिए अभी डिफरेंस समझ में आ गया ना सबको? अबे आ गया कि नहीं? इन फ्यूचर कभी पूछेंगे तो बता लोगे ना? पूछेंगे, ये पहले से बता रहा। ठीक है, तो याद रखना इसको बढ़िया से। एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन क्या होता है? जब हाइड्रेशन होता है या जब हाइड्रोलिसिस होती है, तो कोई भी गैसियस एटम है इसको पानी में डाला जाए और एक्वस एटम में कन्वर्ट हो जाए, Na+ एक्वस और Cl- एक्वस, तो इस प्रोसेस का जो एंथैल्पी होता है उसको हम एंथैल्पी ऑफ क्या बोलेंगे? हाइड्रेशन। अच्छा, ये जो एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन होगा ये पॉजिटिव क्वांटिटी होगी या नेगेटिव क्वांटिटी होगी? इस प्रोसेस में एनर्जी एब्जॉर्ब होगी या रिलीज? गैस से पानी बन रहा है। तो इस प्रोसेस में नया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बन रहा है या पुराना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूट रहा है? वो आयन डाइपोल इंट्रैक्शन दिखाई दे रहा है, वो अट्रैक्शन है कि रिपल्शन में? और अट्रैक्शन, नया कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनता है तो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, रिलीज होती है? जब नहीं पता धीरे से बोलना चाहिए। पता भाई, मतलब जब तुम्हें ये पता है कि गलत बोलते हो तो धीरे से बोला करो। ठीक है, म्यूट वाला मास्क खरीद लो, वो पहन के अंदर कुछ भी बोलो पता नहीं चला, गाली मत देना बस। अरे मुझे देखो,
टीचरों को तो बढ़िया से गाली पड़ती है, तो मुझे पता है, ठीक है, मुझे पता है इस एज में जो बच्चे होते हैं वो टीचरों की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। तुम्हारी हंसी बता रही है कि तुम कितना रिस्पेक्ट करते हो। समझ सकता हूँ मैं जब स्टूडेंट था मैं भी बहुत करता था रिस्पेक्ट, है ना। और हर टीचर का क्या होता है ना कुछ एक निक नाम डाल देते, है ना। एक छोटा सा निक नेम रहता है, उस टीचर को पता नहीं होता, है ना। हाँ, वो ऐसे कॉरिडोर में जैसे आता है, ए भैंस आ गया बे। हाँ, तो वो कुछ ऐसा निकनेम दे रहता है। मुझे मत बताना मेरा निकनेम क्या रखा, नहीं जानना मुझे, बिल्कुल नहीं जानना। अरे नहीं जानना बॉस। वो अपना अपना रखे है, सारे सारे बता दो क्या जी, ठीक है। अ, तो इस प्रोसेस में एनर्जी एब्जॉर्ब होगी कि रिलीज में, क्योंकि नया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बन रहा है, तो और एनर्जी रिलीज होगी तो एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन क्या होगा, नेगेटिव, और एंथैल्पी ऑफ लैटिस क्या है, पॉजिटिव, ठीक है। एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, चेंज इन एंथैल्पी व्हेन वन मोल ऑफ आयनिक सॉलिड कंप्लीटली डिसॉल्व इन वाटर। मतलब अगर कोई आयनिक कंपाउंड लिया और उसको पानी में डिसॉल्व किया, तो Na प्लस एक्वस और Cl माइनस एक्वस बनेगा। इस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। दिख रहा है? ये तीनों डेफिनेशन लिख के और एग्जांपल भी लिख लिया ना, जल्दी लिख। जगह छोड़े थे कि नहीं छोड़े थे? इसमें होंगे सब कुछ, पन्ना बचा रहे होंगे। उनकी श्रद्धा बस एक ही लाइन की होगी, एक लाइन छोड़ दे होंगे। आई होप कि इसका नाम श्रद्धा ना हो, यहाँ बहुत मारेगी फिर। हीट कर रहे हैं, हीट करके उड़ा दे, उड़ा सकते हैं, ज़्यादा टेम्परेचर लगेगा पर उड़ा तो सकते ही। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो इन दोनों रिएक्शंस को ऐड करने से क्या ये वाली रिएक्शन बन रही है क्या? चेक करके देख। अरे बन रहा है कि नहीं बन रहा है? ऊपर वाली दोनों रिएक्शन को ऐड करने से तीसरी वाली रिएक्शन बन रही है। इसका मतलब है कि एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन जो होगा वो एंथैल्पी ऑफ लैटिस प्लस एंथैल्पी ऑफ किसके बराबर होगा? हाइड्रेशन के बराबर होगा। दिख रहा है? छाप लो। इससे पहले किसकी क्लास थी? एसबी सर का, उनका भी बॉटनी एसबी सर ही तो पढ़ा था। अच्छा सॉरी, मैं कंफ्यूज, एक्चुअली मैं जूलॉजी बॉटनी में हमेशा ही कंफ्यूज रहता हूँ, तो मुझे समझ में आता है कि कौन। ठीक है, वो जो पेड़ पौधे वाला होता है वो बॉटनी होता है, और जो जानवर वाला होता है वो जूलॉजी होता है। ठीक, वो बॉटनी कौन बोल रहा है? दोनों बॉटनी कैसे हो सकते हैं यार? अरे हमको टीचर नहीं जानना, हमको सब्जेक्ट जानना था। मुझे वैसे बॉटनी का बी और जूलॉजी का जे भी नहीं आता। अच्छा, उसमें जेड होता है? देखो मुझे ये भी नहीं आता है। एक बात बताओ, एंथैल्पी ऑफ लैटिस पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव है? और एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन क्या होता है? नेगेटिव। और एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव को जोड़ते हैं तो क्या बनता है? और
कुछ कह नहीं सकते, ये डिपेंड करता है किस पे, सिचुएशन पे। हाँ तू खड़ा हो जा, डिपेंड्स ऑन व्हाट सिचुएशन। हाँ हाँ, कौन सी सिचुएशन पे डिपेंड करता है, कैसा कुछ। तू खड़ा, इतना दूर से काहे बात कर रहे थे तुम लोग? क्या तू केमिस्ट्री की बात कर रहे थे तुम लोग? तो इतना लॉन्ग डिस्टेंस से क्यों बात कर रहे थे? हटा दो, तू तो कुचल सकता है इनको। ऐसा कौन सा इंपॉर्टेंट डिस्कशन था कि उसके लिए छोड़ दिया ये सब? ध्यान से यही डिस्कस कर रहे थे, यही तो मैं भी कर रहा था। क्या डिस्कस कर रहे थे? कोई डाउट है तो हमसे पूछो। आपस में ही लड़ रहे हैं, मैं बता सकता हूँ, सारी लड़ाई खत्म हो जाती। बैठ जाओ। तो पॉजिटिव नेगेटिव को ऐड करने से क्या आता है बे? वो डिपेंड करेगा किस पे, अलग अलग वैल्यूज पे, वैल्यूज की मैग्नीट्यूड पे। ठीक है, तो जैसे मान लो कि एंथैल्पी ऑफ लैटिस जो है, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन जो है, वो आ रहा है हमारा एंथैल्पी ऑफ लैटिस प्लस एंथैल्पी ऑफ क्या, हाइड्रेशन। ये वाली जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू, ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव? पॉजिटिव। और ये वाली वैल्यू क्या है, नेगेटिव। ये समझ में आ रहा है ना? तो ऐड करने से पॉजिटिव है कि नेगेटिव, वो तो देखना पड़ेगा। तो मान ले कि लैटिस एनर्जी ज्यादा है हाइड्रेशन एनर्जी से। लैटिस एनर्जी ज्यादा होने का मतलब लैटिस तोड़ना आसान है कि मुश्किल? मुश्किल। और हाइड्रेशन एनर्जी कम है, मतलब डिसॉल्व करना आसान है कि मुश्किल है? वो भी मुश्किल। ठीक है, क्योंकि हाइड्रेशन एनर्जी वो एनर्जी होती है जो हाइड्रेशन करने पे रिलीज होती है। ठीक है, और लैटिस एनर्जी वो एनर्जी होती है जो लैटिस को तोड़ने पे एब्जॉर्ब होती है। अगर एब्जॉर्ब होने में ज़्यादा एनर्जी लग रही है ना, ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब होगी तो तोड़ना क्या होगा, मुश्किल होगा। और अगर हाइड्रेट करने से ज़्यादा एनर्जी रिलीज हो रही है तो उसको रिलीज कराना क्या होगा, आसान होगा। समझ में आता है ना? जैसे मैं बता देता हूँ, जैसे मान लें कि ये एक रिएक्शन है, एक रिएक्टेंट है और रिएक्टेंट से ये प्रोडक्ट में गया यहाँ पे। ठीक है, इन दोनों के बीच में एनर्जी का गैप कम, और यहाँ पे एक रिएक्टेंट है और ये एक प्रोडक्ट, थोड़ा सा छोटा बना, प्रोडक्ट यहाँ नीचे, इन दोनों के बीच में एनर्जी का गैप ज़्यादा। ठीक, तो किस केस में एनर्जी ज़्यादा रिलीज होगी, फर्स्ट वाले केस में या सेकंड वाले केस में? किस केस में डिक्रीज इन एनर्जी ज़्यादा है? ये फोटो बनाए समझ में आ रहा है? तो कहेंगे ये क्या पहाड़ जैसा बना दिया यार। इस वाले में किस केस में एनर्जी में डिक्रीज ज़्यादा है, फर्स्ट वाले में या सेकंड वाले में? अभी इसमें भी कंफ्यूजन है, किसमें प्रोडक्ट नीचे बना हुआ है, ये ऊपर नीचे दिखता है तुम लोगों को। तो किस केस में एनर्जी, ये क्या बना रखा है, एनर्जी का स्केल बना रखा, किस केस में एनर्जी ज्यादा घट रही है, सेकंड में। तो किस केस में एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी, सेकंड वाले केस में ज्यादा रिलीज होगी। दिखाई दे रहा है? तो कौन सी रिएक्शन जल्दी से होगी वे, सेकंड वाली, है ना, इजीली होगी। जो ज्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है वो जल्दी होती। कंबस्शन रिएक्शन देखा है? कंबस्शन रिएक्शन अपने मन से होती है, कराना पड़ता है अपने मन से, एक बार शुरू कर दिए होती रहती, देखा है ना? तो ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है, वो कराना आसान होता है कि मुश्किल होता है? आसान होता है। पर जिसमें कम एनर्जी रिलीज हो रही है उसको कराना क्या होगा, मुश्किल हो। ठीक है, समझ में आई बात? तो ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी तो वो प्रोसेस कराना क्या होता है, आसान। और ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब होगी तो वो प्रोसेस कराना क्या होगा, मुश्किल। समझ में आ रही है बात? एनर्जी का मतलब, तुम लोग को एनर्जी और स्टेबिलिटी का रीज़न बताया ना, रिलेशन। एनर्जी ज़्यादा होगी तो स्टेबिलिटी क्या होगी,
कम होगी। ये पढ़ा है कभी? अरे पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? ठीक है, ठीक है। तो एनर्जी जब बहुत कम होगी तो स्टेबिलिटी क्या होगी? ज़्यादा। और हर एक कंपाउंड क्या होना चाहता है? स्टेबल होना चाहता है। तो अगर एनर्जी में डिक्रीज ज़्यादा होगा सेकेंड वाले केस में, तो स्टेबिलिटी भी क्या होगी? स्टेबिलिटी में इंक्रीज क्या होगा? ज़्यादा हो। तो रिएक्शन कराना आसान होगा कि मुश्किल होगा? आसान। वैसे मुश्किल बोल देते हैं। प्रोसेस धीरे धीरे फॉलो करते हैं, ठीक है? कोई कंपाउंड स्टेबल होना चाहता है या अनस्टेबल होना चाहता है, ये सबको पता है। R1P1 में से कौन ज़्यादा स्टेबल है? R1P1 में कौन ज़्यादा स्टेबल है? P1 ज़्यादा स्टेबल। और R1P2 में कौन ज़्यादा स्टेबल है? P2 ज़्यादा स्टेबल। पर P1 P2 में कौन ज़्यादा स्टेबल है? तो R1 किस में कन्वर्ट होना चाहेगा? P2 में। दिख रहा है ना? एनर्जी किस में ज़्यादा रिलीज होगी? P2 वाले में ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी। मतलब जिसमें ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है वो प्रोसेस कराने की टेंडेंसी क्या होती है? आसान होती है या मुश्किल होती है? आसान। समझ तो नहीं रहे हो? कॉमन सेंस। कहीं कोई साइंस नहीं है, कोई लॉजिक नहीं, कोई मतलब रॉकेट साइंस नहीं है, कोई थियोरी नहीं पढ़नी है, बस बेसिक कॉमन सेंस लगाओगे सब दिखेगा, ठीक है? थोड़ा लॉजिकल होता है तो मुश्किल होगा बहुत सारे लोगों को, लॉजिक समझ में नहीं आता। तो एनर्जी ज़्यादा रिलीज होगी तो प्रोसेस कराना आसान होता है कि मुश्किल होता है? आसान। पर एनर्जी ज़्यादा एब्जॉर्ब होगी तो प्रोसेस कराना क्या होगा? मुश्किल। अभी जस्ट दिखाते, ध्यान से देख। ये एक प्रोसेस है यहाँ पे R1, और ये कन्वर्ट हो रहा है ऊपर इसमें P1, और ये कन्वर्ट हो रहा है ऊपर P2 में। ये बता, R1P1 में एनर्जी किसकी ज़्यादा है? अबे फोटो देख। R1P1 में किसकी ज़्यादा है? P1। R1P2 में? P2 की। P1 P2 में? दिख रहा है ना? वो P3 कोई बोल रहा है उसमें। P3 कहाँ दिख रहा है? कौन ज़्यादा स्टेबल है, P1 या P2? R1 ज़्यादा स्टेबल। दिख रहा है ना? अभी ध्यान से सुनना जो पूछ रहे हैं। R1 से P1 में जाने में ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब होगी या R1 से P2 में जाने में ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब? R1 से P2 में। दिख रहा है? और P1 P2 में कौन ज़्यादा स्टेबल है? P1। तो किसको बनाना आसान होगा? P1 को बनाना आसान होगा। दिख रहा है ना? जो ज़्यादा स्टेबल होगा उसको बनाना क्या होता है? आसान। तो P1 बनाना आसान है और P2 बनाना क्या है? मुश्किल। दिख रहा है ना? किस में ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, P1 में या P2 में? P2 में ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब है, वो भी दिखाई दे रहा है। तो जिसमें ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है उसको बनाना आसान है, या जिसमें कम एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है उसको बनाना है? जिसमें कम एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है। ज़्यादा कौन बोल रहा है? किसमें ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है और कौन ज़्यादा स्टेबल है? तो कौन इजीली बनेगा? तो जिसमें ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है वो इजीली बन रहा है, कि जिसमें कम एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है वो बन रहा है? तो ज़्यादा क्यों बोल रहे थे फिर? अच्छा तू तो हाथ क्यों उठाया तूने ज़्यादा पे? बैठ जा। समझ में आया क्या बकवास किया मैंने अभी? फिर से बात करते हैं, ध्यान से सुनना। P1 P2 में कौन ज़्यादा स्टेबल है? सबको समझ में आ रहा है? अगर कोई क्वेश्चन का आंसर तुमसे गलत निकल रहा है ना, सब लोग P1 बोल रहे हैं, तुम P2 बोल रहे हो, तुरंत हाथ उठाओ, फिर मैं समझाऊंगा, ठीक है? तो इन तीनों में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है? R1। P1 P2 में कौन ज्यादा स्टेबल है? तो P1 बनाने में एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है और P2 बनाने में एनर्जी क्या हो रही है? उसमें भी एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है। दोनों में किस में ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है? P2 में, ठीक है? और किसको बनाना आसान है? P1 को।
तो जिसमें ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब होती है उसको बनाना आसान होता है कि जिसमें कम एनर्जी एब्जॉर्ब होती है वो उसको, जिसमें ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब होती है उसको बनाना क्या होता है, मुश्किल होता है, और जिसमें कम एनर्जी एब्जॉर्ब होती है उसको बनाना, पर जिसमें ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है उसको बनाना आसान होता है, और जिसमें कम एनर्जी रिलीज होती है उसको बनाना मुश्किल होता है। ये समझ में आता है ना? बहुत ही बेसिक सी चीज़ है, थोड़ा सा दिमाग लगता है। कंफ्यूज तो नहीं हो रहा ना बे? याद मत करना, भूल जाओगे, ठीक है? समझे रहोगे तो नहीं भूलोगे, ठीक है? बहुत सारे लोग का यही कंप्लेन रहता है कि सर याद करते हैं भूल जाएंगे, भूल जाते हैं। बहुत सिंपल सोल्यूशन है, याद ही मत करो, भूलोगे ही नहीं, ठीक है? समझ लो। तो अब ये वाली चीज समझे रहना, दोबारा नहीं बताएंगे। लैटिस एनर्जी ज्यादा है तो इस प्रोसेस में ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब होगी या कम एनर्जी? ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, मतलब लैटिस तोड़ना आसान होगा कि मुश्किल? मुश्किल होगा। हाइड्रेशन एनर्जी कम है तो डिसॉल्व कराना क्या होगा, आसान होगा कि मुश्किल में? हाइड्रेशन एनर्जी पॉजिटिव होती है कि नेगेटिव? इस प्रोसेस में एनर्जी एब्जॉर्ब होगी कि रिलीज? तो हाइड्रेशन एनर्जी कम है मतलब कम एनर्जी रिलीज हो रही है कि ज़्यादा एनर्जी रिलीज हो रही है? कम एनर्जी रिलीज हो रही है, और जब कम एनर्जी रिलीज होती है तो वो प्रोसेस कराना क्या होता है, मुश्किल होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो लैटिस तोड़ना भी मुश्किल है और डिसॉल्व कराना भी मुश्किल, ठीक है? तो वो जो कंपाउंड होगा वो सॉल्युबल होगा कि इनसॉल्युबल? इनसॉल्युबल, ठीक है? अच्छा, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन का क्या होगा? ये पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव? अरे ये एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन पॉजिटिव है कि नेगेटिव? पॉजिटिव है, देख रहा है? इसका मतलब है अगर एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन पॉजिटिव आता है तो उसको डिसॉल्व कराना क्या होगा, मुश्किल होगा। वो डिसॉल्व होगा कि नहीं होगा बे? नहीं होगा, इनसॉल्युबल होगा। तकलीफ में हो? पर मान ले कि लैटिस एनर्जी कम है हाइड्रेशन एनर्जी से, ध्यान से सुनना। लैटिस एनर्जी कम है मतलब लैटिस तोड़ना आसान है कि मुश्किल? लैटिस तोड़ने में ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, कम एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, तो लैटिस इजीली टूटेगा कि मुश्किल से? इजीली टूट जाएगा। हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा है मतलब डिसॉल्व करने पे कम एनर्जी रिलीज हो रही है कि ज़्यादा एनर्जी? ज़्यादा एनर्जी रिलीज हो रही है, और ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी तो इजीली डिसॉल्व होगा कि मुश्किल से? तो लैटिस तोड़ना भी आसान है, डिसॉल्व करना भी क्या है, आसान। तो सॉल्युबल होगा कि इनसॉल्युबल? सॉल्युबल। और ऐसे में डेल्टा एच ऑफ सोल्यूशन क्या आएगा? अब ये वाली वैल्यू कम है, ये वाली वैल्यू ज़्यादा है, तो ये क्या आ जाएगा, नेगेटिव। तकलीफ में तो नहीं हो? इसका मतलब अपन ये कह सकते हैं कि जिस भी कंपाउंड का एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन पॉजिटिव होगा वो सॉल्युबल होगा कि इनसॉल्युबल? इनसॉल्युबल। और अगर किसी रिएक्शन का एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन नेगेटिव होगा तो वो क्या होगा, सॉल्युबल। ये भी समझ में आ रहा है सबको? एग्जाम में कभी कभी यही पूछ देता है, ये कंपाउंड है, ये इसका एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन हाइड्रेशन और सॉल्यूशन ये दे, सॉरी एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन और एंथैल्पी ऑफ लैटिस ये है, कंपाउंड बी है, इसका एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन और एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन ये है। तुम्हें बताना है कि इसमें से कौन सा सॉल्युबल होगा और कौन सा नहीं होगा। तो ऑप्शन तुम्हारे ए और बी दोनों सॉल्युबल होंगे, ए और बी दोनों इनसॉल्युबल होंगे, ए सॉल्युबल बी इनसॉल्युबल और बी सॉल्युबल ए इनसॉल्युबल। 4 ऑप्शन बनाए जा सकते और उसमें करना कुछ नहीं, बस कंपेयर करना, ठीक है? कर लोगे ना बे? इसका मतलब अपन ये भी कह सकते हैं कि अगर कोई रिएक्शन है ए बी जो डिसॉल्व होके ए प्लस एक्वस और बी माइनस एक्वस बनाता है, और इस रिएक्शन का डेल्टा एच नेगेटिव है, तो ये रिएक्शन होगी कि नहीं होगी बे? एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन नेगेटिव है तो सॉल्युबल होगा कि इनसॉल्युबल? मतलब ये रिएक्शन हो रही है कि नहीं हो रही है? ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है कि नॉन स्पॉन्टेनियस? स्पॉन्टेनियस। पर यही वाली वैल्यू पॉजिटिव हो गई तो ये रिएक्शन क्या हो जाएगा, नॉन स्पॉन्टेनियस। तकलीफ में तो नहीं हो? इसका मतलब ये है कि किसी रिएक्शन की एंथैल्पी अगर नेगेटिव होती है तो रिएक्शन क्या होता है, स्पॉन्टेनियस। और अगर अगर पॉजिटिव होती है तो वो क्या होगा,
तो लोग स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस तो जानते हो? कितने लोग स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस जानते हो? हाथ उठाओ। तो फिर मैं पढ़ा क्या रहा था? हाँ, तुझसे पूछ रहा, हाथ उठा था। तूने हाथ उठाया था, पीछे वाला हाथ उठाया था। बैठ जा। हाँ बोल। क्या? जो रिएक्शन हो। मैं स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन पूछ रहा हूँ, ये क्या होता है? बैठ जा। तू कर रहा? अरे तुझसे पूछ। मैं वो पूछ ही नहीं रहा हूँ कि कौन सी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होती है और कौन सी स्पॉन्टेनियस नहीं होती है, नॉन स्पॉन्टेनियस होती है। कौन स्पॉन्टेनियस है और कौन नॉन स्पॉन्टेनियस नहीं पूछा। मैं पूछा स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस होता क्या है। बैठ जा। तू खड़ी हो बे, तेरे आगे। हाँ हाँ, बता। तू खड़ा हो बे, उसको जगाओ, सो रहा है। बता। छोड़ आंसर, क्वेश्चन बता। अभी क्या कर रहे हैं ऐसे लोगों का, बताओ, जिनको क्वेश्चन ही नहीं पता। तब से 4-5 बार पूछ चुके होंगे, एक को बार नहीं सुना। बैठ जा। अरे बैठ। लिखो स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, पढ़ा देते हैं। तो फिर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन वो होती है जो जिस रिएक्शन को प्रोसीड कराने के लिए किसी एक्सटर्नल एजेंट की जरूरत नहीं पड़ती। ये रिएक्शन अपने आप से प्रोसीड करती है, ठीक है? प्रोसीड करती है, स्टार्ट होती है ये नहीं लिखा है। प्रोसीड करना और स्टार्ट होना दोनों में डिफरेंस है, मालूम है ना बे? हाँ। तो अगर रिएक्शन अपने मन से आगे बढ़ रही है, अपने मन से हो रही है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे? स्पॉन्टेनियस रिएक्शन बोलेंगे, ठीक? दो टाइप का स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है। एक ऐसी रिएक्शन जिसको स्टार्ट कराने के लिए भी किसी एक्सटर्नल एजेंट की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे एसिड बेस रिएक्शन तुमने देखा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। HCl और NaOH को मिलाते हैं कंटेनर में, और उसके बाद फिर क्या करते हैं? उसको गर्म करते हैं, ठंडा करते हैं रिएक्शन कराने के लिए, या आग लगाते हुए, या इलेक्ट्रिक करंट? कुछ नहीं, बस मिला दो, रिएक्शन हो जाती है। देखा ना? तो इसको स्टार्ट करने के लिए किसी एजेंट की जरूरत है कि नहीं है? तो ये रिएक्शन अपने मन से होती है कि कराना पड़ता है? अपने मन से होती है। जैसे NaOH और HCl की जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? स्पॉन्टेनियस रिएक्शन की कैटेगरी में रखें, ठीक है? स्पॉन्टेनियस रिएक्शन की कैटेगरी में रखते हैं। तो इसको ना तो स्टार्ट करने के लिए किसी प्रोसेस की ज़रूरत है, और ना ही प्रोसीड करने के, ठीक है? पर कुछ ऐसी रिएक्शन होती हैं जिनको जिनको स्टार्ट करने के लिए थोड़ा सा एक्सटर्नल एजेंट देना पड़ता, थोड़ा एक्सटर्नल एजेंट, थोड़ा एक्सटर्नल एनर्जी शुरू में देना पड़ता। पर एक बार रिएक्शन स्टार्ट हो गई तो फिर उसको प्रोसीड करने के लिए नहीं देना पड़ता। तो
ऐसी रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस बोलेंगे कि नॉन स्पॉन्टेनियस? उनको भी स्पॉन्टेनियस बोलेंगे, ठीक है। जैसे पेट्रोल का कंबस्शन, बर्निंग ऑफ पेट्रोल देखे हो, अपने मन से चलता है कि जलाना पड़ता है, पहली बार जलाना पड़ता है माचिस, पर एक बार जल गया तो क्या तब भी उसमें माचिस लेके जलाना पड़ेगा बे? नहीं, है ना। तो बर्निंग ऑफ पेट्रोल स्पॉन्टेनियस होगा कि नॉन स्पॉन्टेनियस? स्पॉन्टेनियस होगा, पर वो उस कैटेगरी में आएगा जिस कैटेगरी में पेट्रोल का फार्मूला नहीं पता। तो ऑक्सीजन कार्बन ले लेते, कंबस्शन ऑफ कार्बन। बर्निंग ऑफ कार्बन क्या है, स्पॉन्टेनियस या नॉन स्पॉन्टेनियस? अरे बोले, तो कार्बन रखे रखे अपने जल जाता है कि जलाना पड़ता है? जलाना पड़ेगा शुरू में, स्टार्ट करना पड़ेगा रिएक्शन को। और एक बार रिएक्शन स्टार्ट हो गई तो क्या ये रिएक्शन अपने मन से होती रहेगी या बीच बीच में भी कराना पड़ता है? नहीं कराना पड़ता। ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस कैटेगरी में आएगी कि नॉन स्पॉन्टेनियस? तो दो टाइप के स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है, एक जिसको शुरू भी नहीं करना पड़ता है और दूसरा जिसको शुरू करना पड़ता है लेकिन प्रोसीड किसी में भी नहीं कराना पड़ता, अपने से प्रोसीड होता। समझ में आई बात? जल्दी छाप लो। छापे वे। अगली रिएक्शन होती है नॉन स्पॉन्टेनियस। नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन क्या होती है? जो होती है कि जो नहीं होती है वे? तो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन दो टाइप की होती है। एक वो रिएक्शन जिसको अपने को कराना पड़ता है, फीजिबल होती है, पर कंटिन्यूअसली कराना पड़ता है। कंटिन्यूअसली इसमें कोई एक्सटर्नल एजेंट लगेगा प्रोसीड कराने के। जैसे ये रिएक्शन कभी भी तुमने पढ़ा है, 10th क्लास में पढ़ाया जाता है ना, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन सोल्यूशन, पढ़ा है ना? हाँ, मुझे पता है तुम्हें खाली ब्राइन याद होगा। ब्राइन सोल्यूशन किस कलर का होता है? वो कलरलेस होता है ना, ये नहीं कि ब्राउन मत बोल देना, ठीक है। नमक का पानी कंसंट्रेटेड NaCl का सोल्यूशन है। इसका जब इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, है ना, इलेक्ट्रोलिसिस मतलब उसमें करंट पास करते हैं तो NaOH हाइड्रोजन और क्लोरीन बनता है। ये रिएक्शन अपने मन से होगी या कराना पड़ेगा? और एक बार स्टार्ट कर दिए तो होती रहेगी या पूरा प्रोसेस कराना पड़ता है? तो जब तक करंट पास करेंगे तब तक ये रिएक्शन होगी, जैसे ही करंट पास करना बंद करेंगे रिएक्शन बंद हो जाता है। और ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मैं 3 जगह पे रिएक्शन पढ़ाऊंगा, हाइड्रोजन में, कमर्शियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन में, NaOH के मेथड ऑफ प्रिपरेशन में, और क्लोरीन के भी कमर्शियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन में पढ़ाया जाएगा। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में तो पढ़ाऊंगा ही, ठीक है। तो ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है कि नॉन स्पॉन्टेनियस? हो रही है कि नहीं हो रही है? हो तो रही है। देखो, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन भी होती है पर उसको कराना पड़ेगा, ठीक है। पर कुछ ऐसी रिएक्शन होती हैं जैसे जिसको मतलब जो होती ही नहीं, लाइक तुम कुछ भी कर लो वो रिएक्शन हो ही नहीं सकती। वो आता है हमारा कार्बन सॉलिड क्यों बना रहा है डायमंड में? ये रिएक्शन देखो, ये रिएक्शन फिजिबल होती है कि नहीं होती है भाई? ये रिएक्शन कभी कुछ कराया जा सकता है टेम्परेचर प्रेशर लगा के? कोई भी करा सकता है? नहीं, ये रिएक्शन होती ही नहीं। करा पाते तो कितना मजा आता, नहीं? अगर ये रिएक्शन करा पाते तो पोल्यूशन का सारा प्रॉब्लम ही खत्म हो जाता, है ना। अरे गरीब लोग, तुम लोग डायमंड देख रहे हो क्या वहां पे? अरे यार, ये लोग इतने गरीब है कि डायमंड लिखा हुआ देख के खुश हो जा रहे हैं। ऑक्सीजन बनेगा वो ज्यादा इंपॉर्टेंट। और यहां से थॉट प्रोसेस समझ में आता है, अगर ये प्रोसेस करा पाते और इस प्रोसेस से डायमंड बना पाते तो हर कोई डायमंड बना रहा होता, और डायमंड अगर हर कोई बना रहा होता तो फिर इतना महंगा ही नहीं होता।
तो वैल्यू किसकी है उसमें, डायमंड की या ऑक्सीजन की? ये देखो डायमंड बोल रहा है। ऐसा ऐसे अगर होता ना तो हर कोई ऐसा फूक फूक के डायमंड बना रहा होता है ना, ऐसे नहीं होता। तो ये प्रोसेस कुछ भी करके कराया जा सकता है? नहीं। तो ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है कि नॉन स्पॉन्टेनियस? नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस दो टाइप का होता है। एक वो प्रोसेस जो कुछ भी करके नहीं कराया जा सकता, फिजिबली नहीं होता, और दूसरा वो प्रोसेस जो मतलब फिजिबल होता है, कराया जा सकता है, लेकिन उसके लिए कंटिन्यूअसली क्या लगेगा, एक्सटर्नल एजेंट लगता है। इसको नॉन स्पॉन्टेनियस बोलते हैं। स्पॉन्टेनियस कितने टाइप का होता है? दो टाइप। एक में शुरू भी करने की जरूरत नहीं पड़ती और एक में बस शुरू करने की जरूरत पड़ती। डिफरेंस समझ में आ रहा है सबका? छाप लो, छाप लिया? अगर कोई रिएक्शन है, ये रिएक्शन का एंथैल्पी अगर पॉजिटिव है तो ये रिएक्शन होगी या कराना पड़ेगा? कराना पड़े। ठीक है, तो ये स्पॉन्टेनियस होगी कि नॉन स्पॉन्टेनियस? नॉन स्पॉन्टेनियस। और अगर इस रिएक्शन का डेल्टा एच नेगेटिव हो जाएगा तो ये रिएक्शन अपने मन से होगी या कराना पड़ेगा? अपने मन से होगी। स्पॉन्टेनियस होगा कि नॉन स्पॉन्टेनियस? स्पॉन्टेनियस। मतलब अगर किसी रिएक्शन का डेल्टा एच पॉजिटिव है तो वो रिएक्शन क्या होगी? नॉन स्पॉन्टेनियस। और डेल्टा एच नेगेटिव है तो वो रिएक्शन क्या होगी? स्पॉन्टेनियस। तकलीफ में तो नहीं हो? क्या पढ़ा रहे थे? सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। लिखो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ऐसे ही पढ़ाएंगे, पता नहीं चलेगा। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये कहता है कि किसी भी रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस होने के लिए, है ना, उस रिएक्शन का एंथैल्पी क्या होना चाहिए? नेगेटिव होना चाहिए। और अगर उस रिएक्शन का एंथैल्पी पॉजिटिव है तो वो रिएक्शन क्या होगी? नॉन स्पॉन्टेनियस। जल्दी छाप। बोल। हेस लॉ पढ़ा तू ना? हेस लॉ ऐसा प्रोसेस, एक ऐसा लॉ है ना, एक ऐसी रिएक्शन जो हो ही नहीं सकती उसका भी एंथैल्पी बता सकता है। जैसे ये रिएक्शन होती है कि नहीं होती है? नहीं होती। पर उल्टी वाली रिएक्शन होती है कि नहीं होती है? और अगर उल्टी वाली रिएक्शन होती है तो उसका एंथैल्पी पता होगा अपने को, तो सीधी वाली रिएक्शन का एंथैल्पी निकाल लेंगे हेस लॉ यूज करके। तो जो रिएक्शन नहीं हो रही है उसकी भी एंथैल्पी निकाली जा सकती है यूजिंग हेस लॉ। समझ आई बात? अरे रिएक्टेंट तो दोगे ना, रिएक्शन कराने के लिए रिएक्टेंट तो देना ही पड़ रहा है। ऑक्सीजन रिएक्ट एक्सटर्नल एजेंट है कि रिएक्टेंट है? ऑक्सीजन तो रिएक्टेंट है ना। अब रिएक्टेंट है, नहीं दोगे। अब तुम कहोगे अच्छा ये रिएक्शन तो करे कि अपने मन से हो रहा है, कराना पड़ेगा। तो मान ले कि HCl दे ही नहीं, तब कैसे रिएक्शन होगी? तो ये स्पॉन्टेनियस तो करेगी, नॉन स्पॉन्टेनियस? ये HCl NaOH एक्सटर्नल एजेंट नहीं है। एक्सटर्नल एजेंट क्या होता है? जो बाहर से अलग से देना। ऑक्सीजन बाहर से नहीं है, वो उसी रिएक्टेंट का पार्ट। छापो जल्दी से।
लिख लिया होगा। एग्जाम्पल में देखते हैं, जैसे ये रिएक्शन है कार्बन सॉलिड प्लस ऑक्सीजन गैस से क्या बन रहा है CO2 गैस। ये रिएक्शन तुम्हें क्या लगता है, एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक? अब एक कोयला जलाते हो गर्मी लगता है ठंडा लगता है? गर्मी लगता है। उसमें कुछ कहेंगे नहीं सर ठंडा लगता है तब कोयला जलाते हैं। इसीलिए मैंने ये नहीं पूछा कि गर्मी लगता है तब कोयला जलाते हो कि ठंडा लगता है तब कोयला जलाते हो। मैंने पूछा कोयला जलाते हो तब गर्मी लगता है कि ठंडा लगता है? ठीक है, तब गर्मी लगता है ना। प्रोसेस एक्सोथर्मिक है कि एंडोथर्मिक? और वैसे भी कंबस्शन रिएक्शन हमेशा ही क्या होती है, एक्सोथर्मिक। डेल्टा H क्या होगा, नेगेटिव। सेकेंड लॉ थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से रिएक्शन क्या होना चाहिए, स्पॉन्टेनियस। ये स्पॉन्टेनियस होता है कि नॉन स्पॉन्टेनियस? स्पॉन्टेनियस। समझ में आ रही बात? पर इसी को उल्टा कर दो, CO2 गैस को कंप्रेस करें और कार्बन, सॉलिड नहीं बनाऊंगा मैं भी गरीब हूं। इस रिएक्शन का डेल्टा H क्या होगा, पॉजिटिव कि नेगेटिव है? पॉजिटिव। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से रिएक्शन क्या होना चाहिए, नॉन स्पॉन्टेनियस। तो ये स्पॉन्टेनियस होता है कि नॉन स्पॉन्टेनियस? नॉन स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस होता तो खैर। HCl और NaOH की आपस में रिएक्शन करा और इससे NaCl और H2O बन रहा। ये रिएक्शन में ही एनर्जी एब्जॉर्ब होती है कि रिलीज होती है? अरे बोलो, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है ये। कभी पढ़ा है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में हमेशा एनर्जी रिलीज होती है? एसिड बेस का रिएक्शन करा होगा ना, तो टेस्ट ट्यूब में कराते हो, टेस्ट ट्यूब हीट हो जाता है। देखे हो कि नहीं देखे हो? कितने लोग प्रैक्टिकल किए हो अपने स्कूल में? थोड़ा बहुत लैब की शक्ल तो देखे होगे सब लोग। ठीक है, ठीक है। तो HCl और NaOH मिलाने से हीट निकलता है। डेल्टा H क्या होगा, नेगेटिव। रिएक्शन थर्मोडायनेमिक के सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक के हिसाब से क्या होना चाहिए, और होता भी क्या है, स्पॉन्टेनियस। तकलीफ में हो पर उल्टा रिएक्शन करा, नमक में पानी डाल और NaOH बना, हाइड्रोजन बना और क्लोरीन बना। ये रिएक्शन का डेल्टा H क्या होगा, पॉजिटिव। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी कि नॉन स्पॉन्टेनियस? नॉन स्पॉन्टेनियस। तो ये रिएक्शन होती है, कराना पड़ता है, कराना पड़ता है। पर है ये नॉन स्पॉन्टेनियस। ये रिएक्शन होती है कि नहीं होती है? होती है, बिल्कुल होती है ना, इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, तुम कहोगे अरे सर क्या बात कर रहे हो, ये रिएक्शन कैसे होगी? नमक में पानी मिलाए तो NaOH और हाइड्रोजन और Cl2 गैस निकल रही है। मतलब नमक पानी खाएं और डकार लेंगे तो हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस निकलेगा। हाँ, अगर इलेक्ट्रिसिटी दौड़ा दे तुम्हारे बॉडी में। ऐसे नहीं, अपने मन से नहीं, करंट दौड़ाना पड़ेगा। समझ तो नहीं रहे हो? नहीं, उसके लिए तुम्हें नमक पानी पी के करंट दौड़ाना पड़ेगा, तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, दौड़ा मत देना पे, एक बार दौड़ा पाओगे बस। तू कुछ कहना चाहता क्या? इसीलिए कहते हैं क्लास में ध्यान से सुना कर। फोर्थ रिएक्शन होती है कि नहीं होती है? होती है, फिजिबल होती है, पर नॉन स्पॉन्टेनियस होती है। मैंने कब क्लास में सुना नहीं तो डिस्कशन करना, सुना है ना? फिजिबल रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होते हैं कि नॉन स्पॉन्टेनियस? हाँ, कौन सा एक्सटर्नल सोर्स? हाँ, तो वो क्या होता है, अभी पढ़ा ही नहीं मैंने, वो तो मैंने अभी पढ़ा ही नहीं। बैठ जा, तो उस बारे में कैसे बात करूं? ठीक है, यहां तक समझ में आना सबको? वेरी गुड, वेरी गुड। एक रिएक्शन लिखते हैं ये वाला, आगे का मत पूछा करो।
नहीं बता पाऊंगा मैं, जितना पढ़ा है उतने से पूछो बता दूंगा। क्या आज तो प्रेजेंट है, और एब्सेंट था तो रिकॉर्डिंग में नहीं देखा होगा। हमारी रिकॉर्डिंग कहाँ देखोगे? खैर, H2O सॉलिड से H2O लिक्विड बना रहा। इस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं? फ्यूजन। पढ़ा है मैंने कभी? इस प्रोसेस में एनर्जी एब्जॉर्ब होती है कि रिलीज में? रिलीज। आइस को मेल्ट करने के लिए इसको गर्म करते ठंडा करते हुए? गर्म कर इसको हीट देंगे, है ना। जो प्रोसेस कराने के लिए गैस पे रखना पड़े, है ना, उसको एंडोथर्मिक बोलते हैं। जो प्रोसेस कराने के लिए फ्रीजर में रखना पड़े उसको क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक। ठीक है, ये प्रोसेस कराने के लिए गैस पे रखोगे फ्रीजर में? गैस पे रखो, उसको गर्म करो, तो वैसे तुम बाहर भी रख दोगे तो हो जाएगा। डेल्टा एच इस प्रोसेस का क्या है? पॉजिटिव। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से रिएक्शन क्या होना चाहिए? नॉन स्पॉन्ट। ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होती है कि नॉन स्पॉन्टेनियस? स्पॉन्टेनियस होती है। ये रिएक्शन अपने से होती है, कराना पड़ता है? आइस को रख दो कमरे में, अपने मन से पिघलता है कि ऐसे माची जला जला पिघलना पड़ता? अपने से जलता है। पर सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये कहता है कि ये रिएक्शन क्या है? नॉन स्पॉन्ट। पर हम देख रहे हैं कि तो अपने से हो रहा है ना। बहुत सारे लोग कहेंगे हाँ सर हम भी देखते हैं, 8 बजे के बाद पापा लेके बैठते हैं, उसमें भी अपने से पिघल रहा होता, वो अलग। हम एक अगला रिएक्शन देखते हैं, H2O लिक्विड से H2O गैस। इस प्रोसेस का एंथैल्पी, ये वेपराइजेशन, इस प्रोसेस में एनर्जी एब्जॉर्ब होती है कि रिलीज में? अरे बोल, एब्जॉर्ब होती है। डेल्टा एच क्या होगा? पॉजिटिव। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से रिएक्शन क्या होना चाहिए? नॉन स्पॉन्ट। ये रिएक्शन अपने से होती है, कराना पड़ता? अपने से होती है। कभी कपड़ा सुखाया हो घर में? कपड़ा, गीला कपड़ा रहता है वो, फिर उसको ऐसे ही रख दो तो सूख जाता, ठीक है। धूप में रखने से सूखता है कि छांव में रखने से? कहीं भी रखने से। ठंडी में सूखता है, गर्मी में? दोनों ही के, है ना। ये नहीं कि तो क्या उसको माचिस से जला जला के सुखाते हो? अपने सूखता है कि सुखाना पड़ता है? स्पॉन्टेनियस है कि नॉन स्पॉन्टेनियस? है तो स्पॉन्टेनियस। पर सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है? तो ये दोनों, ये एग्जाम्पल हुए सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के कि एक्सेप्शन में? एक्सेप्शन। एक और एग्जाम्पल ले, एक कंटेनर है, इसमें ऊपर हाइड्रोजन गैस भरे और नीचे ब्रोमीन गैस भरे, और इस कंटेनर को के बीच में जो सेपरेशन है ये हटा दिया। कौन भारी होता है, हाइड्रोजन की ब्रोमीन? तो सेपरेशन हटाएंगे तो हाइड्रोजन किधर जाएगा? नीचे, और ब्रोमीन किधर जाएगा? पे ऐसा होता है क्या? अब ऐसा होता है? बिल्कुल होता है ऐसा ही। और पूरे कंटेनर में हाइड्रोजन प्लस ब्रोमीन मिक्स होके रहते हैं। ये पढ़ा है कभी जिंदगी में? गैसियस स्टेट में। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन। अरे पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? ये डिफ्यूजन अपने मन से होता है कि ऐसे एक एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन का उठा उठा के रखना पड़ता है? अपने मन से। इस प्रोसेस में एनर्जी एब्जॉर्ब होती है कि रिलीज? कुछ नहीं होता। डेल्टा एच जीरो है। ये रिएक्शन क्या है? स्पॉन्टेनियस की नॉन स्पॉन्टेनियस? सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से नहीं बता सकते, पर कॉमन सेंस लगा के बताओ, ये रिएक्शन अपने मन से होती है, कराना पड़ता है? ये स्पॉन्टेनियस होगी नॉन स्पॉन्टेनियस? अब मान ले कि ये मिक्सिंग हो रही है, मान ले कि ये मिक्सिंग हो रही है और हमने इसको हीट दे दिया, थोड़ा सा गर्म कर दिया, तो गर्म करेंगे तो डेल्टा एच क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। और सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से ये क्या हो जाना चाहिए? नॉन स्पॉन्टेनियस। मतलब गैस मिक्स हो रहा है, उसको हीट कर देंगे तो ये प्रोसेस होगा कि रुक जाएगा और जल्दी जल्दी होने लगेगा? दिखाई दे रहा है? गर्म करेंगे जल्दी जल्दी डिफ्यूजन होगा कि धीरे धीरे पे? जल्दी जल्दी और डिफ्यूजन हो। तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है कि नॉन स्पॉन्टेनियस? टेम्परेचर बढ़ाने से और ज़्यादा, हीट देने से और जल्दी जल्दी होने लगे। इसका मतलब ये है
कि एंथैल्पी से स्पॉन्टेनिसिटी नहीं बताई जा सकती। ये समझ में आ रहा है कि नहीं भाई? कुछ रिएक्शन ऐसी हैं जिनका एंथैल्पी 0 है, पॉजिटिव है, वो तब भी हो रही, पॉजिटिव वाली भी हो रही है, नेगेटिव वाली भी हो रही है, 0 वाली भी हो रही है, सब हो ही रहा। तो एंथैल्पी से स्पॉन्टेनिसिटी बता सकते हैं क्या? नहीं बता सकते। छाप लेना। तब किससे बताएंगे? अगली क्लास में बताएंगे।